हाँ, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग ने पिछले 3 से 4 दिन से रिवीजन नहीं किया, कुछ पर्सनल पर्पस हो गए थे, कुछ पर्सनल रीज़न थे, उसकी वजह से नहीं हो पाया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आज हम लोग क्या रिवाइज कर रहे हैं? आज हम लोग ने देखो कैपिटल गेन के हम लोग ने ऑलमोस्ट सब रिवाइज कर लिया था। कुछ मतलब जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कैपिटल गेन में जितने भी है सब हम लोग ने रिवाइज कर लिए थे। कुछ कुछ पॉइंट्स बाकी थे, एक जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वाले सब हो गए, पर एक जो मैंने सेक्शन बोला था 112A वो मैं पूरा कराने वाला हूँ। इन द सेंस कि अगर किसी ने क्लास वगैरह नहीं भी लिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर किसी ने क्लास वगैरह नहीं भी लिया है तो भी उसको ये काम आए, उसके लिए मैं ये सेक्शन पूरा कराने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वगैरह कर देना, वो मुझे पता है आप कर दोगे वीडियो एंड होते। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 112A। 112A का हिस्ट्री क्या है वो पहले जानना इंपॉर्टेंट है। 112A क्यों आया? 112A जो है, इससे पहले जो सेक्शन था वो था 1038। आपको पता रहेगा अगर आपने आईपीसीसी वगैरह में किया रहेगा। 10 सबसेक्शन 38 वो क्या बोलता था? वो बोलता था कि अगर कुछ ऐसे एसेट, कौन से एसेट जो हम लोग बाद में देखने वाले, कुछ ऐसे एसेट अगर आप ट्रांसफर करोगे, कुछ ऐसे एसेट अगर आप ट्रांसफर करने वाले हो तो आपको कैपिटल गेन्स लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, मतलब पूरा एग्जाम टैक्स हॉलिडे था उन लोग के लिए। तो वो एसेट क्या है वो हम लोग बाद में देखने वाले। तो अगर वो टाइप के एसेट पहले कैसा था कि पूरा अगर ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। तो बीच में जब ये 1/4/2018 जो मैंने डेट लिखा हुआ है, फ्रॉम 1/4/2018, ये असेसमेंट ईयर्स है। ये फिनेंशियल ईयर मतलब इसके बाद से जो असेसमेंट ईयर चालू हुआ वहां से कुछ ये जो एसेट थे उसके ट्रांसफर करने से जो अपने को कैपिटल गेन लगता ही नहीं था, पूरा 100% एग्जाम्प्ट होता था, उसकी जगह पे 10% टैक्स लेंगे। कैसे लेंगे, क्या लेंगे, आगे बहुत अच्छे से देखने वाले। कितना लेंगे? 10% टैक्स लेंगे। ठीक है, तो अभी पहले ये समझना पड़ेगा कि 112A जो सेक्शन है वो कौन से हेड के अंदर आती है। क्या ये सैलरी के अंदर आती है? नहीं आती। हाउस प्रॉपर्टी में आती है? नहीं आती है। कैपिटल गेन्स में आती है? यस, कैपिटल गेन्स में आती है, बाकी सब नहीं देखना। तो कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन क्या था? मैंने 2 से 3 बार बताया चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, याद कीजिए। क्या था? एनी प्रॉफिट एंड गेन। एनी प्रॉफिट एंड गेन, कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है किससे होता है? ट्रांसफर से होता है। किसके ट्रांसफर से होता है? कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से होता है। ट्रांसफर का डेफिनेशन कहाँ लिखा था? ट्रांसफर का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 47 में लिखा था। ठीक है, मतलब ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर का मतलब हम लोग ने क्या देखा था? ट्रांसफर का मतलब हम लोग ने देखा था कि सेल हो, एक्सचेंज हो, एक्सटिंग्विशमेंट हो, रेलिंक्विशमेंट हो, वो सब देखे थे, वो बाद में हो गए। अभी ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। ट्रांसफर है। ट्रांसफर किसका? कैपिटल एसेट का है। कैपिटल एसेट का मतलब क्या देखा था? कोई भी टाइप का एसेट, एसेट एनी टाइप ऑफ एसेट होल्ड बाय एसएससी वेदर वी यूज्ड इन बिजनेस और नॉट, और एफआईआई जो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, ये दो कैपिटल एसेट होते हैं। फिर एक्सेप्शन वगैरह हम लोग ने देखे थे। ठीक है, तो ट्रांसफर होना चाहिए मतलब सेल होना चाहिए, ये तो हम लोग को समझ आ गया। पर कैपिटल एसेट का मतलब क्या? क्या मैंने बिल्डिंग बेचा तो क्या 112A मिलेगा? क्या मैंने कार बेची तो 112A मिलेगा? तो वो क्या ट्रांसफर करेंगे तो 112A का बेनिफिट हमें मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एसेट ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर वो ट्रांसफर कौन से कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे तो 112A का बेनिफिट मिल सकता है। तो पहला इक्विटी शेयर, अगर कोई इक्विटी शेयर अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो 112A का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अगर कोई यूनिट है, किसके यूनिट है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट है, तो अपने को 112A का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड क्या? यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। 3 पॉइंट क्या बोले? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये क्या होने चाहिए? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन कैसे हम लोग ने देखा था, 48 में कंप्यूटेशन था, उससे पहले मैंने लेफ्ट वाले पार्ट में करा था। क्या बोला था? 36 मंथ में कौन सा होता है कि एनी अदर एसेट। 24 मंथ्स में क्या होता है? अनलिस्टेड शेयर, और दूसरा क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। 12 मंथ में क्या होता है? 12 मंथ में होता है लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट। फिर कौन सा? यूनिट ऑफ यूटीआई और म्यूचुअल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और तीसरा कौन सा होता है? बताइए बताइए, जेडसीबी। ठीक है, तो जो हम लोग ने देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब इतने टाइम से ऊपर होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है और ये तीन
ये तीन होते हैं, इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होता है। तीन चीज होती है, तो हम लोग को ये जो कैपिटल गेन में 112A का बेनिफिट मिलेगा। वापस देखते हैं, अभी तक हम लोग ने कुछ नहीं देखा, बहुत ही बेसिक चीज देखी है। कैपिटल गेन में अंडर 112A आता है, तो कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, 214 प्लस 247 होता है। 247 क्या होता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर यहाँ पे सेल समझ लीजिए, और 214 कैपिटल एसेट। तो कौन सा कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे, कौन सा कैपिटल एसेट, कौन सा कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे, तो आपको 112A का बेनिफिट, 112A बेसिकली क्या, कंसेशनल टैक्स है, कंसेशनल टैक्स रेट है। तो 112A का बेनिफिट कब मिलेगा, कौन से एसेट ट्रांसफर, तो पहला कौन सा था, इक्विटी शेयर, साथ में बोले इक्विटी शेयर, दूसरा क्या, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और तीसरा क्या था, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तीन पॉइंट हो गए, और ये क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए। अभी आते हैं क्या, अगर अबव एसेट, जो ऊपर वाले एसेट है, वो अगर लॉन्ग टर्म नहीं होते तो क्या होगा, अगर समझो शॉर्ट टर्म होते हैं, अगर लॉन्ग टर्म नहीं होते तो क्या, देन व्हाट। तो अगर समझो शॉर्ट टर्म है और तीनों का सेल हो रहा है, किसका सेल, इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर शॉर्ट टर्म है और सेल के टाइम जब वो ट्रांसफर हुए, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने के अंदर अंदर जब वो ट्रांसफर हुए, तब एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी पे कर दिया है, अगर एट टाइम ऑफ ट्रांसफर एसटीटी पे कर दिया है, तो 111A में टैक्स होगा। 111A के टैक्स में कितना होगा, 15% टैक्स लगेगा। आपको पता रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। इससे पहले वाले जो रिवीजन वाला वीडियो था उसमें ये सब रिवाइज करा था मैंने। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, अगर लॉन्ग टर्म नहीं होता, अगर वो तीन जो मैंने, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, इक्विटी जो भी तीनों थे, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और तीसरा कौन सा था, यूनिट ऑफ बिजनेस, अगर ये लॉन्ग टर्म नहीं होकर शॉर्ट टर्म होते और सेल के टाइम पे एसटीटी पे हो गया, सेल ट्रांसफर के टाइम पे एसटीटी पे हो गया, तो टैक्स कितना, 111A में 15% लगेगा। एक्सेप्शन आईएफएससी का कौन सा आपने देखा लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर अगर समझो सेल के टाइम एसटीटी पे नहीं हुआ है, और यही तीन चीज है और शॉर्ट टर्म है, यही तीन कैपिटल एसेट है, और सेल के टाइम एसटीटी पे नहीं हुआ है, तो कहां पे चार्जेबल होगा। देखिए 112A सिर्फ पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, 112A मैं 5 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं, पर अगर 112A में नहीं जाता तो वो कहां पे जाएगा, ये जानना भी तो जरूरी है। एमसीक्यू में तो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। तो अगर समझो कि शॉर्ट टर्म है तो कहां जाएगा, दो चांसेस है, अगर शॉर्ट टर्म है और सेल के टाइम में, ट्रांसफर के टाइम पे एसटीटी पे कर दिया है, तो वो 111A में चला जाएगा और 15% टैक्स रेट हो जाएगा। अगर 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 सेल के टाइम एसटीटी पे नहीं किया और शॉर्ट टर्म में, तो कहां जाएगा, स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है और उसमें भी एसटीटी वाले जो कंडीशन आगे देखेंगे क्या है, अगर वो नहीं फुलफिल, अगर एसटीटी पे कर दिया एट टाइम ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर, जो भी आगे कंडीशन आएगा, अगर कर दिया है, तो वो 112A में चला जाएगा। अगर नहीं वो कंडीशन फुलफिल होता है तो 112 में जाएगा, और 20% का टैक्स रेट जो हम लोग ने लास्ट रिवीजन लेक्चर में देखा था, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ने क्या देखा कि 112A तो बेसिकली कुछ नहीं कि भाई 1 लाख से ऊपर इनकम हुआ तो 10% टैक्स भर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर 112A वाले ही कैपिटल एसेट है, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में भी अगर 111A में नहीं जा रहे तो कहां जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वहां की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, वो जानना भी तो जरूरी है। एग्जामिनर कोई सीधा सीधा थोड़ी देगा, ये तो सबको आता है, एग्जामिनर को पता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने देखा क्या, कैपिटल गेन में आता है, तो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, 247 प्लस 214 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, उसके बाद हम लोग ने देखा है कि कौन से एसेट, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने चाहिए। अगर अबव एसेट लॉन्ग टर्म नहीं होंगे तो क्या होगा, वो हम लोग ने देखा अभी तक, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। ये इतना हो गया। अभी टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट होगा, टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का टैक्स रेट होगा 10% होगा, 10% होगा, 10% होगा, 10% होगा, याद रखना। पर सबसे इंपॉर्टेंट 10% नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 लाख का इसमें स्लैब है, ₹1,00,000 का स्लैब है। ₹1,00,000 का स्लैब कैसा है कि अगर आपका इनकम 1 लाख तक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A से इनकम आपका 1 लाख रुपीज तक है, 1 लाख तक है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1,01,000 है तो जो 1,000 रुपीज एक्सेस है 1 लाख से, उस पर 10% टैक्स लगेगा। अगर 2 लाख है तो 1 लाख तो माइनस हो जाएगा, पहले 1 लाख माइनस कर देने का, जो एक्सेस 1 लाख है उसके ऊपर 10% टैक्स 10,000 भर देने का, समझे। जितना 1 लाख माइनस हो जाएगा, जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111 आया उसमें से 1 लाख हम लोग को माइनस कर देना, और जो एक्सेस अमाउंट है 1 लाख के ऊपर वाला जितना अमाउंट है उसके ऊपर 10% हम लोग को टैक्स भरना है, ठीक है। टैक्स रेट समझ गया। तो अभी नेक्स्ट क्या आते हैं, अभी कंडीशंस की बात करते हैं कि अगर 112 अपने को इतना कंसेशनल टैक्स रेट दे रही है लोग, 11
2A का इतना कंसेशनल टैक्स दे रहे हैं, तो कुछ तो कंडीशन लगाएंगे ना कि ये चीज होनी चाहिए तो हम लोग ये आपको टैक्स रेट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इससे पहले इसका हिस्ट्री भी जान लो। ये पहले मैंने क्या बोला 1038 था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि अरुण जेटली जो फिनांस मिनिस्टर थे हमारे, तो उन्होंने ये बजट में लेके आए फिनांस बिल में कि भाई हम लोग अभी, पहले टैक्स सेवन था, 0% टैक्स लेते थे, अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे कि 10% टैक्स रेट लगेंगे। तो वो टाइम पे उन्होंने कंडीशन क्या डाली, वो देखते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 में क्या कंडीशन था, उसमें क्या था, अगर जब हम लोग सेल कर रहे हैं, अगर हम लोग जब सेल कर रहे हैं तब अगर एसटीटी पे किया कर दिया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें भी सेम है, पर इसमें सेम किसके लिए है, जो राइट साइड में आप देखो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो है उसके लिए सेम कंडीशन है। ये वाला पार्ट में बोलो, अगर ये वाले, अगर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर हम लोग ट्रांसफर कर दे, तो अगर अगर सेल के टाइम पे एसटीटी पेड हो गया, ट्रांसफर के टाइम पे अगर एसटीटी पे हो गया, तो अपने को क्या 112A का बेनिफिट मिल जाएगा। पर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो एसटीटी पे होना चाहिए, एसटीटी पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए, ट्रांसफर के टाइम पे भी पे होना चाहिए और एक्विजिशन के टाइम पे भी पे होना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसफर के टाइम प्लस एक्विजिशन के टाइम, ट्रांसफर के टाइम प्लस एक्विजिशन, जब खरीदा जब बेचा, जब खरीदा बेचा दोनों टाइम पे एसटीटी पे होना चाहिए, तो ही 112A का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में तो कैसा एसटीटी 111A के जैसे, अगर सेल कर रहे हो तब एसटीटी पे कर दिया है तो चल जाएगा। पर इक्विटी शेयर के केस में कैसा है कि दोनों टाइम पे, एक्विजिशन के टाइम पे और ट्रांसफर के टाइम पे, दोनों के टाइम पे अगर एसटीटी पे हुआ है तो ही बेनिफिट मिलेगा। अभी मैंने क्या लिखा, एक्सेप्शन ऑफ आईएफएससी। एक्सेप्शन ऑफ आईएफएससी क्या है कि अगर आईएफएससी का क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसके जितने भी प्रोविजन इनकम टैक्स में, इसके रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाल दिया। इसमें क्या बोला है कि अगर आपका जो आप कहाँ से आप आईएफएससी के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से सेल कर रहे हो, ये जो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, और क्या हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, इसमें फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, तो आपको एसटीटी नहीं पे किया है तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है कि आईएफएससी में एसटीटी लगता ही नहीं है। ठीक है, इतना समझा। अभी नेक्स्ट आते हैं। हाँ, तो अभी तक क्या देखा कि कंडीशन 112A को बेनिफिट देने के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, तो वही एसटीसीजी 111A वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कंडीशन चाहिए। वो क्या कंडीशन था, एसटीसीजी 111A का क्या बोला था कि सेल के टाइम पे एसटीटी पे हो जाना चाहिए। पर अगर इक्विटी शेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर टेस्ट कर सकते हैं कि अगर टाइम ऑफ एक्विजिशन और सेल दोनों के टाइम पे एसटीटी पे होना चाहिए। फिर आईएफएससी का आपको बोल दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं कुछ ऐसे केस है जहां पे अगर एसटीटी वाला कंडीशन जो है कि दोनों एक्विजिशन और सेल के टाइम पे एसटीटी पे होना चाहिए, अगर एसटीटी पे नहीं भी हुआ, तो भी आपको माफ कर देंगे कि भाई कोई बात नहीं, एसटीटी नहीं पे किया तो भी हम आपको छूट दे रहे हैं। हम आपको क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। किस चीज से, कि हम लोग आपको कंसेशनल टैक्स रेट दे देंगे अगर एसटीटी पे नहीं हुआ। तो वो क्या पॉइंट्स है, वो हम लोग एकदम लास्ट में देखेंगे। इतने, उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है जो कंप्यूटेशन वाले पार्ट में हेल्पफुल रहेंगे, वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे के लिए हम लोग को सेक्शन 48 वापस एक बार रेफर करना पड़ेगा। सेक्शन 48 क्या बोलता था, कंप्यूटेशन कैपिटल गेन का कैसे होता है। कंप्यूटेशन कैसे होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेते हैं हम लोग, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेते हैं। लेस क्या करेंगे, इसमें क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, जो हम लोग ने इक्विटी शेयर्स सेल किया, सेल करने के बाद जो पैसा मिला, ट्रांसफर किया, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। या इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जो हम लोग ने सेल करके जो सामने पैसा मिला, वो हम लोग का क्या रहेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेस क्या होगा, लेस होगा ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होता है कि जो सेल करने के रिलेटेड कुछ खर्चा अपने को होता है, ट्रांसफर करने के लिए कुछ खर्चा होता है, तो वो लेस कर देते हैं। तो इस केस में भी जो ट्रांसफर करने के लिए जो खर्चा होगा वो हम लोग लेस कर देंगे। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, सी, जो क्या है नेट कंसिडरेशन। ये इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अब होगा, प्रॉब्लम क्या होगा जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने में आप क्या बोलोगे कि क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने में क्या प्रॉब्लम है। जो आज का, जब कॉस्ट खरीदा था, जब जब वो इक्विटी शेयर खरीदा था, वो टाइम का कॉस्ट ले लो। आप बोल दोगे ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें।
या फिर अगर 1/4/2001 से पहले खरीदा था तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विचएवर इज हायर जो दिख रहा है वो ले लो, जो हम लोग ने आगे पढ़ा था। पर ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब अरुण जेटली फिनांस बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे बजट में, तब उन्होंने क्या बोला था आप एक बार समझो मेरी, कि उन्होंने बोला था कि पहले जो 1038 था उसमें हम लोग जीरो टैक्स ले रहे थे, पर अभी जब भी 112A ले रहे हैं इसमें हम लोग 10% टैक्स लगाएंगे। 10% टैक्स किस पे लगाएंगे? कैपिटल गेन पे लगाएंगे। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आज के डेट पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आज के डेट पे उनके पास 100 करोड़ हो गया उनके इन्वेस्टमेंट का। तो 100 करोड़ माइनस 1 लाख, तो कितना, इतना सारे अमाउंट पे थोड़ी 10% टैक्स भरेंगे। और इनको पता था, जो जिसने इन्वेस्ट किया उसको पता था बजट कब आता है। बजट आता है 1 के दिन, 1 फरवरी के दिन बजट आता है। और टैक्स कब भरना है? अगले साल भरना है। मतलब कोई भी अमेंडमेंट बजट का एप्लीकेबल कब होगा? प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। तो 2 महीने का जो टाइम रहेगा, 2 महीने का जो टाइम रहेगा, उसके बीच में जितने भी इन्वेस्टर रहेंगे वो सब अपना सेल कर देते थे अगर, और जिस दिन सेल कर देते उस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता। वैसे भी उस दिन क्रैश हुआ था, उस दिन भी पॉइंट गिरे थे, आपने देखा रहेगा। तो जिस दिन ये वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, जिसने पैसा लगाया था सबका मतलब लॉस हुआ था कुछ टाइम के लिए। तो ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर समझो ना, किसी का 1 करोड़ रुपए वैल्यू हो गया और उसने लगाया कितना था? 1 लाख रुपए लगाया था, तो कोई 99 लाख पे थोड़ी टैक्स भरेगा, वो सेल कर देगा। और फॉरेनर्स के ज्यादा पैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में लगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, वो तो सीधा बेच देते ना भाई, क्यों टैक्स भरे। तो अरुण जेटली ने क्या बोला कि हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कॉस्ट है आपका, वो जिस दिन आपने खरीदे था वो कॉस्ट नहीं लेंगे। अप टू 1 फरवरी, अप टू 1 फरवरी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको भी हम लोग कॉस्ट आपका मान सकते हैं। मतलब या तो वो कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू जो विचएवर इज हायर है, विचएवर इज हायर है वो हम लोग कॉस्ट ले लेंगे। क्यों? लॉजिक आपको समझा क्यों लेंगे? क्योंकि अगर पुराना कॉस्ट लेते तो ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स लगता और वो बीच के 2 महीने में लोग सब शेयर बेच देते और स्टॉक मार्केट इंडिया का क्रैश हो जाता। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, जब 1 फेब को मैं टैक्स लगा रहा हूँ, जब मैं टैक्स लगा रहा हूँ उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारा रहेगा, उस दिन जो फेयर मार्केट एफएमवी रहेगा, उसका भी मैं बेनिफिट आपको लेने दूंगा। कैसे लेने देंगे, क्या लेने देंगे, हम लोग आप आगे एक्सप्लेन करेंगे। होप सो इतना आपको समझा रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का। तो जनरली क्या लेने का मैंने आपको ऊपर बताया, या तो कॉस्ट ले लो या एफएमवी ले लो। कौन से डेट का? 31 जनवरी 2018, क्योंकि 1 फेब को बिल आया था उससे एक दिन पहले का जो फेयर मार्केट वैल्यू। एफएमवी का मतलब क्या? जो मार्केट में वैल्यू चल रहा है वो ले लो। ठीक है, तो कॉस्ट या एफएमवी विचएवर इज हायर देन। पर इसमें भी एक कैच है। इसमें क्या कैच है कि अगर समझो, इसमें क्या, अगर समझो सेल प्राइस अपना, सेल प्राइस कितना है यहाँ पे, ये एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर सेल प्राइस है अपना 10 लाख और तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 लाख हो जाएगा, लेस कॉस्ट क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू समझो 15 लाख है और 1 लाख रुपया कॉस्ट है। तो इस केस में क्या होगा? कॉस्ट या एफएमवी कितना? कॉस्ट 1 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख, विच एवर इज हायर कितना आ जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख आ जाएगा। तो सेल वैल्यू है 10 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू है 15 लाख। तो 5 लाख का लोग लॉस क्लेम कर लेंगे, बल्कि जबकि लॉस तो था ही नहीं, क्योंकि सेल तो 10 लाख में कर दिया था। वो तो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इसकी वजह से आप लॉस क्लेम कर रहे हो। एक्चुअली कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आपने खरीदा तो 1 लाख रुपए में था। तो लॉस गवर्नमेंट अलाउड नहीं करेगी। तो उसके लिए ये मैंने एक फॉर्मूला बना के रखा है, ये देख लीजिए। अगर इसमें आप वो अमाउंट फिट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। स्टेप 1 क्या ले लो? स्टेप 1 में जो आपका कॉस्ट था, जो कॉस्ट आपने एक्वायर किया था वो कॉस्ट ले लो। स्टेप 1 में क्या लेना है? कॉस्ट लेना है। ठीक है, ये जो आपका स्टेप 1 दिख रहा है यहाँ पे आप कॉस्ट ले लो। स्टेप 2 में क्या लेना है? स्टेप 2 में फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। ठीक है, और स्टेप 3 में क्या लेना है? जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस है वो ले लो। तो इसमें पहले सबसे पहले क्या है? स्टेप 2 और स्टेप 3 विच एवर इज लोअर ले लो। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर ले लो। जो अमाउंट आता है उसको कॉस्ट के साथ कंपेयर करके विच एवर इज हायर ले लो। वापस एक बार बताओ कि इसमें हम लोग का बेसिक लॉजिक क्या था? पहले कॉस्ट लेना था, फेयर मार्केट वैल्यू लेना था। कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर लेना था। पर कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग क्या कर सकते थे कि जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस ही फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो उस केस में क्या होता था? लॉस हो जाता था और गवर्नमेंट लॉस क्लेम करने नहीं देता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो सेल प्राइस या फुल वैल्यू सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू में से जो लोअर है,
ताकि लॉस ना आ सके, वो ले लेंगे और उसको कंपेयर कॉस्ट करके विच एवर इज हायर कर लेंगे। सिर्फ इतना देख लो, ये नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। स्टेप 2 स्टेप 3 विच एवर इज लोअर, जो अमाउंट आ जाता है उसको स्टेप 1 के साथ कंपेयर करके विच एवर इज हायर ले लेना, तो कॉस्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि ये स्टेप 2 में क्या था, फेयर मार्केट वैल्यू ₹15 लाख था, और स्टेप 3 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था, 10 लाख। विच एवर इज लोअर क्या होगा, ₹10 लाख होगा। और ₹10 लाख आ गया अपना स्टेप 2 और स्टेप 3 का, विच एवर इज लोअर, उसको कंपेयर कर लेंगे स्टेप 1 कॉस्ट से। कॉस्ट कितना था, 1 लाख, और विच एवर इज हायर क्या आ गया, 1 लाख और 10 लाख में से विच एवर इज हायर 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। होप सो समझ गया रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक दो बार नोट्स देखोगे तो समझ जाएगा, बहुत इजीली लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग क्या आता है, ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने बोला वो कर दिया है। बिकॉज इफ सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस लोअर होता है एफएमवी से, 10 लाख लोअर होगा 50-15 लाख से, तो 5 लाख का लॉस आ जाएगा। और गवर्नमेंट क्यों आपको एनहांस रिडक्शन देगा कि आप लॉस क्लेम कर सको। ठीक है, फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। अभी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेंगे वो भी तो इंपॉर्टेंट है। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेना वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे लेंगे वो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जैन 2018। अगर अगर तीन कौन से यूनिट, तीन क्या क्या चीज थी हम लोग का, इक्विटी शेयर था, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट था, तीसरा यूनिट ऑफ बिजनेस शेयर था। अगर कोई ये शेयर या यूनिट जो है लिस्टेड है शेयर मार्केट में, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर या यूनिट अगर लिस्टेड है, तो क्या लेने का एफएमवी। तो जो 31 जैन 2018 तक जो डेट था, 31 जैन 2018 जिस दिन ट्रेडिंग हुआ था, उस दिन जो हाईएस्ट प्राइस रहेगा वो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू दे देना है। क्या लेना, जो हाईएस्ट प्राइस रहेगा उसको फेयर मार्केट वैल्यू दे देना। ठीक है, अगर लिस्टेड है तो जिस दिन लास्ट दिन ट्रेडिंग हुआ था उस दिन का हाईएस्ट प्राइस एफएमवी हो जाएगा। पर समझो 31 जैन को कोई यूनिट का ट्रेडिंग हुआ ही नहीं, अगर 31 जैन को कोई यूनिट का ट्रेडिंग हुआ ही नहीं, तो क्या लेने का, 31 जैन से जिस दिन, उसके दिन से पहले जब भी ट्रेडिंग उस शेयर का हुआ था या यूनिट का हुआ था, जब भी ट्रेडिंग हुआ था, तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू दे दो। ठीक है, लिस्टेड के केस में, लिस्टेड का मतलब क्या, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर लिस्टेड है। अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है, अनलिस्टेड का मतलब जो लिस्टेड नहीं है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, उस केस में एफएमवी कैसे पता करेंगे। तो यूनिट्स के केस में तो ठीक है, जिस दिन का 31 जैन, ये 10 गलत लिखा है, 31 जैन के दिन का एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू जो होता है, यूनिट्स के केस में, म्यूचुअल फंड के केस में देखते हैं, यूनिट के केस में जो एनएवी रहेगा 31 10 का वो ले लो, तो वो अपना एफएमवी मान लिया जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स के केस में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर अनलिस्टेड शेयर है तो पहले हम लोग को क्या लेना है, वो शेयर का कॉस्ट ले लेना है। क्या लेना है, कॉस्ट ले लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 17-18 के इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्सेशन में वो अपने को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया रहता है, CII। 17-18 क्यों, बिकॉज 31 जैन 2018 17-18 चल रहा था, अभी बिल आया था, वो टाइम के इन्फ्लेशन का रेट ले लो, क्या था, 272 था। डिवाइड बाय क्या, जब परचेस किया था, जब वो यूनिट परचेस किया था, वो ईयर का कॉस्ट जो CII था वो ले लो, या अगर 1 जैन से पहले लिया था तो 100 ले लो। क्या लेना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना 1 लाख में समझो खरीदा, तो ₹1 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, मल्टीप्लाई बाय 17-18, मल्टीप्लाई बाय 272 हमेशा होगा, कॉस्ट 1 लाख इंटू 272, डिवाइड बाय, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ जाएगा ना, तो 272 डिवाइड बाय जब परचेस किया था वो यूनिट या शेयर अनलिस्टेड वाला, वो ईयर का CII से डिवाइड कर लेता है। सेम है जैसे इंडेक्सेशन में हम लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर समझ लेना। 3 पार्ट किए, लिस्टेड यूनिट्स और शेयर। लिस्टेड में क्या, जब 31 जैन के दिन जो ट्रेडिंग में हाईएस्ट अमाउंट रहेगा वो, उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ तो उससे पहले जब हाईएस्ट अमाउंट रहेगा वो ले लेना। अनलिस्टेड में अगर म्यूचुअल यूनिट्स है तो क्या एनएवी ले लेना, शेयर है तो क्या कॉस्ट ले लेना है, इंटू 272 कर देना है, डिवाइड बाय 1-2 का जो इंडेक्स रहेगा वो CII रहेगा वो ले लेना। ठीक है, एफएमवी की बात हो गई। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि कुछ केस, सर्टेन केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर हम लोग ने एसटीटी पे किया नहीं, अगर हम लोग ने एसटीटी नहीं भी पे किया, तो भी 112A का बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्या केस है, ये बेसिकली थियरी है, आपको मैं ये फटाफट थोड़ा करा देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना। क्या है इसमें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है मोड ऑफ एक्विजिशन, ऐसे कोई मोड ऑफ एक्विजिशन बताता है जहाँ पे एसटीटी हम लोग ने पे नहीं किया, फिर भी 112A का बेनिफिट मिलेगा। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है, अगर इक्विटी शेयर है जो हम लोग ने 1/10/2004 से पहले एक्वायर की है और हम लोग ने एसटीटी पे नहीं किया है,
तो हम लोग को बेनिफिट मिल जाएगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज एसटीटी आया ही 1/10/2004 से। अगर उससे पहले हम लोग ने एक्वायर किया तो एसटीटी हम लोग भर ही नहीं सकते, क्योंकि एसटीटी था ही नहीं। तो वो तो भाई तुम लोग ने कोई एहसान नहीं किया इतना बड़ा। मतलब बेसिकली क्या है कि भाई पहले एसटीटी था ही नहीं, तो कहाँ से इक्विटी शेयर के केस में भरेगा? दूसरा क्या है, अगर मतलब 1/10/2004 के पहले एक्वायर किया और एसटीटी नहीं भरा, सिर्फ इक्विटी शेयर के केस में एक्वायर के टाइम एसटीटी लगता है, और नहीं भरा तो आप एलिजिबल हो 112 बेनिफिट मिल जाएगा। ये क्या, इवन आफ्टर 112 बेनिफिट अवेलेबल, दैट इज मतलब अगर 1/10/2004 के बाद 1/10/2004 जब एसटीटी आ गया उसके बाद भी अगर आप एक्वायर करते हो इक्विटी शेयर और आप एसटीटी नहीं पे करते हो, तो आपको बेनिफिट 112 का बिंदास मिलेगा, बिंदास मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। पर ये तीन केस में नहीं मिलेगा जो मैंने तीन नीचे केस दिए। 112 का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर भले ही आपने एसटीटी पे नहीं किया, तो भी आपको एक्विजिशन के टाइम एसटीटी पे नहीं किया तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। पर ये तीन केस में नहीं मिलेगा। कौन से तीन केस है? पहला केस क्या बात करता है? अगर कंपनी, कोई भी कंपनी है जो कोई डी लिस्ट हुई है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग उसकी निकाल दी गई, डी लिस्ट हुई है और वापस रीलिस्ट हुई है, मतलब समझो कि 1 अप्रैल को डी लिस्ट हुई है और 1 जून को वापस लिस्टिंग हो गई उसकी। वो बीच वाले पीरियड में जो कंपनी लिस्ट डी लिस्ट हुई और रीलिस्ट हुई उसके बीच वाले पीरियड में अगर हम लोग कोई शेयर एक्वायर कर देते हैं, अगर हम लोग कोई शेयर एक्वायर कर लेते हैं, तो एक्वायर करते हैं और वो टाइम पे एसटीटी पे नहीं किया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तीन केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कंपनी डीलिस्ट होती है और रीलिस्ट होती है उसके बीच में अगर आप शेयर खरीदते हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा क्या पॉइंट है, अगर इक्विटी शेयर जो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, जो फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं हो रहा है और आपने एक्विजिशन किया, आपने एक्विजिशन कैसे किया? आपने प्रेफरेंशियल इश्यू से, मतलब प्रेफरेंशियल इश्यू से अगर आपने एक्विजिशन किया है तो भी आपको नहीं मिलेगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या, अगर आपने इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर एक्वायर किए थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू नॉट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर एक्वायर किए, कहां से किए? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से नहीं किए, तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। पॉइंट 2 क्या था, अगर कोई फ्रिक्वेंटली ट्रेड, अगर आपका फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर नहीं है और उसका आप अगर एक्विजिशन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? प्रेफरेंशियल इश्यू से कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर उसके एक्सेप्शन है। थर्ड पॉइंट क्या था, अगर आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है जो आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद रहे हो और आपने एसटीटी पे नहीं किया, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसके एक्सेप्शन क्या है हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। पॉइंट 2 के क्या एक्सेप्शन है? पॉइंट 2 क्या था, वो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड वाला और प्रेफरेंशियल इश्यू से हम लोग ने खरीदे। तो उसमें क्या था, पहला मतलब ये वाले केस में अगर हम लोग ने एसटीटी पे नहीं किया और फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड भी है, तो भी हम लोग को बेनिफिट 112 का मिल जाएगा। पहला क्या, अगर जो एक्विजिशन है वो अप्रूव है, कैसे अप्रूव है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी एक तरीके का छोटा कोर्ट ही होता है, मतलब 3 कोर्ट अगर अप्रूव है कोर्ट से, अगर कोर्ट अप्रूव कर रहा है तो आपको 112 का बेनिफिट मिल जाएगा, और आरबीआई भी कर रहा है तो हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या, अगर नॉन रेजिडेंट एक्विजिशन कर रहा है, कैसे कर रहा है? इन अकॉर्डेंस विद एफडीआई की गाइडलाइंस है। अगर नॉन रेजिडेंट एक्विजिशन कर रहा है, कैसे कर रहा है? एफडीआई की गाइडलाइंस से, तो भी बेनिफिट मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था अप्रूव बाय सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट वाला या आरबीआई वाला। दूसरा क्या, अगर कोई नॉन रेजिडेंट कर रहा है, नॉन रेजिडेंट एक्वायर कर रहा है, कैसे कर रहा है? एफडीआई गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहा है, तो भी 112 का बेनिफिट उसको मिल जाएगा, भले ही उसने एसटीटी नहीं पे किया। थर्ड क्या, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड का मैं अलग से चैप्टर डाल दूंगा, वो क्या होता है क्या नहीं होता। अगर वो एक्वायर कर रहा है, अगर वो एक्विजिशन कर रहा है, पर वो अगर एसटीटी नहीं पे कर रहा है, और फ्रिक्वेंटली इशूड वाला पॉइंट 2 हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो कर रहा है और उसने एसटीटी पे नहीं किया तो उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। चौथा क्या, क्यूआईबी क्या, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अगर वो लोग कर रहे हैं और एसटीटी पे नहीं किया तो भी उनको बेनिफिट 112 का मिलेगा, ठीक है। फिर पॉइंट 3 क्या था? पॉइंट 3 था अगर खुद की इक्विटी शेयर आप एक्वायर कर रहे हो नॉट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो 112 का बेनिफिट, अगर आपने एसटीटी पे नहीं किया तो आपको 112 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर ये वाले केस में मिल जाएगा। पहला क्या, जितने भी ये लेफ्ट साइड में 4 पॉइंट दिख रहे हैं वो सब पॉइंट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या, ईसॉप क्या होता है? जनरली बता रहा हूँ, जैसे राइट इश्यू में कैसे ऑलरेडी शेयर होल्डर को कम पैसे में शेयर अलॉट होते हैं, ऑफर होते हैं, वैसे ईसॉप में कैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय रहते हैं उनको सैलरी तो देते ही है, उसके साथ कुछ शेयर्स भी अगर ऑफर करते कम प्राइस में, तो वो ईसॉप, अगर उस केस में भी अगर आपने एसटीटी नहीं पे किया
और ट्रांसफर हो रहा है तो 112A का बेनिफिट मिल जाएगा। थर्ड, सेबी रेगुलेशन, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग कोई एक्विजिशन कर रहे हैं तो ठीक है। चौथा क्या, गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, एक्वायर अंडर गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर एक्वायर हो रहा है, तो भी हम लोग को एसटीटी नहीं पे किया तो भी 112A का बेनिफिट मिलेगा। फिर सेक्शन 47 क्या था, पूरा लेक्चर डाला था उस पर, सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कुछ ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर नहीं माने जाते उस केस में भी अगर एसटीटी नहीं पे किया तो 112A का बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या था 50B क्या था, स्लम सेल पे भी वीडियो डाला हुआ है, अगर वो केस में भी 112A का बेनिफिट मिलेगा अगर एसटीटी पे नहीं किया। अभी नोट्स की बात करते हैं, नोट्स क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 नहीं मिलेगा 112 के केस में। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या था, वो नॉन रेजिडेंट वाला टीटीबीआर टीटीएस। सेकंड प्रोवाइजो क्या था, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, फर्स्ट प्रोवाइजो का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या, एटीसी से एटीयू मतलब क्या, चैप्टर 6A के डिडक्शन इसमें अलाउड नहीं होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। फिर क्या 87A का रिबेट, 87A का रिबेट कौन सा, हम लोग ने टैक्स रेट वाले चैप्टर में देखा था, अगर इनकम इतना है उतना रिबेट मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 पॉइंट नहीं मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो नहीं मिलेंगे, डिडक्शन चैप्टर 6 वाले नहीं मिलेंगे और 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे ये समझा रहेगा। अभी मैं वापस फटाफट पूरा रिवाइज करा देता हूँ और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मेरे को एक क्वेश्चन दिखा था, वो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इनका 112 कहाँ पे था, कैपिटल गेन में था। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, 214 प्लस 247 होता है। 247 क्या होता है, ट्रांसफर किसका होना चाहिए, कौन से कैपिटल एसेट का होना चाहिए, तो 3 कैपिटल एसेट दिए हुए, इक्विटी शेयर होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड होना चाहिए, यूनिट ऑफ बिजनेस शेयर्स होना चाहिए। क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल होने चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं हुआ, मतलब अगर 112A में नहीं आएगा तो ये सब कहाँ आएंगे, अगर शॉर्ट टर्म है तो कहाँ 111A में आ जाएगा, एसटीटी सेल के टाइम पे एसटीटी पे किया है, ठीक है, नहीं तो क्या स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और एसटीटी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 112 में आ जाएगा 20% टैक्स रेट। एलटीसीजी 112A का टैक्स रेट क्या है, 10% इन एक्सेस ऑफ रुपीज कितना, 1 लाख। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग का कंडीशन देखा था, इक्विटी शेयर के टाइम पे सेल और एक्विजिशन दोनों के टाइम पे एसटीटी पे होना चाहिए, बाकी 2 केस में एट टाइम ऑफ सेल होना चाहिए। एक्सेप्शन आईएफएससी का क्या था, अगर आईएफएससी से कोई ट्रांसफर करता है तो उधर एसटीटी लगता ही नहीं है, एसटीटी लगता ही नहीं है तो क्या होगा, आपको एसटीटी नहीं भरा तो भी बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ केस में नहीं मिलेगा, वो बाद में देखते हैं। 48 का कंपटीशन क्यों देखा था कि आगे कॉस्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखने के लिए 48 का कंपटीशन देखा था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए अपने को क्या करना है, जनरली क्या कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज पर लॉस ना आ जाए सेल प्राइस की वजह से, तो इसके लिए हम लोग को सेल प्राइस से भी कंपेयर करना है। बेसिकली सिंपल, स्टेप 2 और स्टेप 3 में व्हिचएवर इज लोअर दे लो, व्हिचएवर इज लोअर जो आया उसको कॉस्ट से कंपेयर करके व्हिचएवर इज हायर ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिक वगैरह मैंने अभी आपको बता दिया। फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेना है, अगर लिस्टेड है यूनिट ऑफ शेयर, लिस्टेड है तो हाईएस्ट प्राइस कोट होता है अगर 31 जैन को, तो वो ले लो। ठीक है, जो 31 जैन तक, क्योंकि फर्स्ट पे आपको बिल आया था तो 31 जैन को जो हाईएस्ट प्राइस रहेगा, कोट हुआ रहेगा ट्रेडिंग के दिन, वो वाला प्राइस ले लो। अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ तो उससे पहले जब हाईएस्ट प्राइस रहेगा वो ले लो। अनलिस्टेड के केस में यूनिट है तो एनएवी ले लो 31 जैन का। शेयर्स है तो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, जो कॉस्ट था, जो 1 लाख रुपए कॉस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 272 कर दो, डिवाइड बाय परचेज का सीआईआर कर दो। फिर सर्टेन केस जो जिसमें एसटीटी नहीं लगेगा, 1/4/10/2004 से पहले एसटीटी था ही नहीं तो उससे पहले एक्विजिशन के टाइम नहीं दिया तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये 3 केस को छोड़ के बाकी सब में अगर एक्विजिशन के टाइम एसटीटी पे किया तो एसटीटी पे नहीं किया फिर भी बेनिफिट मिल जाएगा। 3 केस में नहीं मिलेगा। कौन से केस, कंपनी डीलिस्ट हुई, रीलिस्ट हुई, उसके बीच में शेयर खरीदा और एसटीटी पे नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अगर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर नहीं है और उसको अपन एक्वायर कर रहे प्रेफरेंशियल इश्यू से तो नहीं मिलेगा। फिर क्या था, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर नॉट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, पर एग्जिस्टिंग शेयर को एक्वायर कर रहे हो, एसटीटी पे नहीं किया तो भी नहीं मिलेगा। उसके कुछ एक्सेप्शन लिखे थे, वो आप एक बार याद कर देना, उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। ये अभी एक 3 चीजें बेनिफिट नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A का नहीं मिलेगा, एटीसी टू एटीयू चैप्टर 6A का नहीं मिलेगा, रिबेट 87A का नहीं मिलेगा, फर्स्ट प्रोवाइजर टीटीबी या टीटीएसआर नहीं मिलेगा, और 48 क्या सेकंड प्रोवाइजर क्या था, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन है वो हम लोग कर देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आईपीसीसी फाइनल सीएस वालों के केस में भी ऐसा सब क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली हर लेवल पे एप्लीकेबल है। और एक ही मेरे को क्वेश्चन मिला 112A के बाद, तो वो सॉल्व कर देते हैं। चारों मतलब एक के अंदर 4 क्वेश्चन है। मिस्टर ए के केस में अलग कुछ होगा, मिस्टर बी के केस में अलग होगा, मिस्टर सी के केस में अलग होगा, मिस्टर डी के केस में अलग होगा। मिस्टर ए की बात करते हैं, रेजिडेंट है, पहला पॉइंट आ गया रेजिडेंट है, ठीक है। तो अभी दूसरा पॉइंट क्या है, उसकी इनकम कितनी है, 2,40,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है, 15,000 रुपीज।
तो मिस्टर ए जो है वो रेजिडेंट है प्लस उसकी एज 45 ईयर्स है, तो उसका बेसिक एग्जम्पशन कितना होता है 2,50,000 होता है, और उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,40,000 है, मतलब 10,000 रुपए जो है 10,000 2,50,000 लेस 2,40,000 10,000 रुपीज उसका बेसिक एग्जम्पशन अनएग्जॉस्टेड है। और इससे पहले वाले रिवीजन लेक्चर में हम लोग ने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है और उसका इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये 112 है या 111 वगैरह का इनकम है, और उसका बेसिक एग्जम्पशन अनएग्जॉस्टेड रहता है, तो जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी देखो टोटल इनकम इसका कितना हो जाएगा 2,55,000 हो जाएगा, 2,40,000 प्लस 15,000, तो उसका बेसिक एग्जम्पशन 2,50,000 तक साइड हो जाएगा, और जो 5,000 है उसके ऊपर हम लोग को टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा 20% 5,000 पे। कैसे 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और कैसे हुआ है, क्या बेचा है, सेल ऑफ वैकेंट साइट, जो लैंड है वो बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ है, तो 20% टैक्स सेट हो जाएगा। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 5,000 पे 20,000% 1,000, उसको रिबेट मिल जाएगा 1,000 0 रुपीज टैक्स। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। बेसिक एग्जामेशन कितना है 2,50,000, एसेट कौन सा बेचा है, वैकेंट साइट बेचा है, टैक्स कितना लगेगा 15,000 एट 20%, पर यहाँ पे बेसिक एग्जामेशन यहाँ पे अनएग्जॉस्ट हो जाएगा, तो लास्ट में कितना टैक्स आ रहा है यहाँ पे देखोगे आप तो 1,000 ही आ रहा है, तो 1,000 में से उसको रिबेट 87 का मिलके 1,000 रुपीज और नील टैक्स। ठीक है, फिर सेकंड वाला पार्ट आ जाता है नॉन रेजिडेंट एसएससी, नॉन रेजिडेंट एज 62, आपको याद रहेगा तो ये सीनियर सिटीजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन का कंडीशन क्या, रेजिडेंट होना चाहिए प्लस एज 60 के ऊपर होना चाहिए। इनकम कितना है 2,80,000, और इसका बेसिक वो क्या एग्जाम्पशन कितना रहेगा 2,50,000 रहेगा, बिकॉज ये सीनियर सिटीजन नहीं है। सेल क्या किया है 10,000 किया है, 10,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, क्या सेल करने से, लिस्टेड इक्विटी शेयर, तो 112A में आ जाएगा। 10,000 तक तो कोई टैक्स ही नहीं लगता, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो ये तो इग्नोर हो जाएगा। 2,80,000 में से 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन आ जाता है, 30,000 रुपीज बचता है, 30,000 रुपीज पे कितना टैक्स आएगा 5% आएगा, 5% कितना हो जाता है 30,000 का 10% 1,500 हो जाएगा, और वो भी अपना बेसिक लिमिट से अंदर आ जाएगा 1,500 प्लस उसका एजुकेशनल से 60 रुपीज। और रिबेट अंडर 80, हाँ ये रिबेट अंडर 87A जो है वो नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है, यहाँ पे गलती होने के चांस है, रिबेट अंडर 87A नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, प्लस 60 रुपए एजुकेशन सेल से 4%, वो ठीक है। फिर मिस्टर सी के केस में क्या, रेजिडेंट है, एज 81 ईयर्स है, तो क्या सुपर सीनियर सिटीजन है, बेसिक एग्जाम्पशन इतना कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, तो 90,000 रुपए इनकम है। फिर क्या आता है, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाता, 214 में से एक्सक्लूड कर दिए, तो ये तो नहीं माना जाएगा, इसको हटा देंगे। तो 90,000 से बचा, उसके ऊपर कितना टैक्स रेट आ जाएगा, उसके ऊपर 30% जो भी आएगा वो हम लोग ले लेंगे, तो 90,000 और उसके ऊपर 30% टैक्स 18,000 रुपीज, नहीं नहीं सॉरी 20%, बिकॉज 10 लाख के ऊपर 30% होता है, सॉरी। और लास्ट केस क्या है 82 ईयर्स नॉन रेजिडेंट, इसको नॉर्मल मानेंगे, कोई वो नहीं हम लोग को मानना कि नॉन रेजिडेंट है तो इसको सुपर सीनियर सिटीजन वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता। 4,80,000 है, 2,50,000 से लेके 4,80,000 जितना डिफरेंस है उसके ऊपर 5% टैक्स रेट प्लस 4% HEC आ जाएगा। तो होप सो ये लेक्चर हेल्पफुल रहा है, तो लाइक बटन दबा दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।